व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम एक और चैप्टर अंडरस्टैंड करेंगे आपका बायोलॉजी का, जिसका नाम है आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है पहली बात तो, ठीक है। और वो ज़्यादा शॉर्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये पहले कंबाइन दो फिनोमिनन आपको पढ़ने थे, दो टर्मिनोलॉजी थी, पहला हेरिडिटी था और दूसरा था इवोल्यूशन। राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई में बात करें, फिर अदर स्टेट की बात करूं तो इवोल्यूशन आपके सिलेबस में है नहीं, यानी कि वो आपकी बार सिलेबस में नहीं आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या स्टडी करना है, हेरिडिटी। और हेरिडिटी से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है, 2 या 3 क्वेश्चंस बनेंगे, लास्ट में हम वीडियो पे डिस्कशन करेंगे और उनके आंसर्स भी इस पूरे कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। वो अगर आप लोग क्वेश्चन बना लेते हो तो डेफिनेटली इस चैप्टर से बाहर कुछ नहीं आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब होता है आपका हेरिडिटी का। बात करूं मीनिंग की हेरिडिटी, तो हेरिडिटी में आपको समझना है 5 कॉन्सेप्ट को टोटल। अगर मैं बात करूं 5 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का कि एग्जैक्टली क्या हेरिडिटी होता है, क्या ट्रेड्स होते हैं, क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग किसे बोलते हो, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। सेकंड में आपको देखना है अकम्युलेशन ऑफ द वेरिएशन, यानी कि हमें वेरिएशन पढ़ना है किसके दरमियान, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन के दरमियान जो भी वेरिएशन आता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उनको हमें पढ़ना है। उसके बाद हमारे सिलेबस में क्या है आपका इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब ये क्या होता है हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा, तो ये वाला भी हम लोग स्टडी करेंगे। एंड हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, मतलब इन जितने भी ट्रेड्स हैं उनको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, ठीक है। मेथड ऑफ एक्सप्रेशन आप लोग बोल सकते हो इसको, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे आपका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल कैसे आपका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज जो आपको समझनी है आपके सिलेबस में है, जिसको आप लोग क्या बोल रहे हो बेसिकली, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या है, हेरिडिटी का मतलब एक शब्द बोल रहा हूं मैं, ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स, ठीक है, जिनको मैंने बोला ट्रेड्स या फिर कैरेक्टर, ठीक है। 2 चीजें होंगी, एक तो पेरेंट्स है, ठीक है, जो भी आपके पेरेंट्स है, ठीक है, इन पेरेंट्स के अपने कुछ ट्रेड्स होते हैं। ट्रेड्स का मतलब आप लोग बोल सकते हो गुण, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, आप लोग बोल सकते हो कैरेक्टर्स, ठीक है। इन ट्रेड्स का ऑफस्प्रिंग क्या होता है अभी आप सभी को पढ़ा होगा, ठीक है। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है उनकी संतति, हिंदी में बोलते हो संतान, ठीक है। आप लोग क्या समझ लो, हिंदी में समझ लो, जर्नल सेंस के लिए क्या बोलते हैं आप लोग इसको, संतान, ठीक है। ये जो ट्रेड्स है इसका ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसफर होना, ठीक है। जितने भी आपके ट्रेड्स है अगर ये आपके ट्रांसफर होते हैं कहां से, पेरेंट्स से, और कहां तक आपकी ऑफस्प्रिंग तक, तो इसको क्या बोलते हो क्लास आप लोग, हेरिडिटी। बहुत सिंपल है, जो भी ट्रेड्स या फिर कैरेक्टर्स पेरेंट्स के हैं और अगर वो ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग में, जिसको आप लोग प्रोगेनी भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रोगेनी या फिर ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी को आप लोग हिंदी में, अगर तो कोई बच्चा हिंदी वाला है तो इसको बोलते हो अनुवांशिकता, यस। और जो आपका बेसिकली इवोल्यूशन था उसको बोलते थे विकास, वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो अनुवांशिकता का मतलब यही है कि जो पेरेंट्स है किसी भी जनरेशन के, ठीक है, उन जनरेशन से उनके जो गुण धर्म है, जस्ट लाइक कि किसी के पेरेंट्स की अगर आंखें नीली है तो मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके बच्चे की भी आंखें नीली हो, ठीक है कि नहीं। या फिर किसी के कान का जो शेप है वो डिपेंड करता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये वेरिएशन भी आता है, हम लोग आगे की वेरिएशन का टॉपिक भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हो आप लोग, हेरिडिटी। और जो ये इनको लेके जाता है ना, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए, और डीएनए का एक पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स, ठीक है। और ये कहां पे होते हैं, डीएनए आपके क्रोमोसोम में होते हैं। अब हम लोग आगे जाके इन सभी चीजों को इन डेप्थ में स्टडी करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे इन शॉर्ट आपको क्या पढ़ना है क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, अच्छे से नोट कर ले। अच्छा, ट्रेड्स का ही मतलब कैरेक्टर्स होता है, और जो ये गुण धर्म है ना, ये 2 तरीके के जितनी भी ऑफस्प्रिंग्स आती है आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, जो भी संतान है, ठीक है, उसके पास 2 तरीके के ट्रेड्स आते हैं। एक तो इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड का मतलब जो उनको पेरेंट्स से मिले हैं, ठीक है। कुछ ऐसे गुण जो नेचुरली पेरेंट्स से मिलते हैं उनको हम लोग इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। लेकिन जो एक्वायर करते हैं, जैसे मान लो मैंने एमबीए किया, तो एमबीए के दरमियान मैंने बहुत सारी स्किल्स को एक्वायर किया, बहुत सारे गुण को एक्वायर किया, ठीक है, वो क्या है, मेरा इन एक्वायर्ड ट्रेड्स है, नॉट इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मींस ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है, या फिर गेन्ड फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है। जो भी आपके ट्रेड्स होंगे उनको क्या बोलोगे आप लोग, इनहेरिटेड। तो मेक श्योर करके आप लोगों को
को ध्यान में रखना है, जो इन ट्रेड्स दैट आर क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज इनहेरिटेड एंड सेकंड इज जिसको आप लोग क्या बोलते हैं एक्वायर्ड। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को एक और याद रख लें, जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके जो फादर माने जाते हैं उनको किसको फादर माना जाता है, इनका ग्रेगर मेंडल को। अब आगे जाके हम लोग जाके डिस्कशन करेंगे क्यों माना जाता है, इनका क्या बेसिकली अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको हेरिडिटी का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ट्रेड्स आपके गुण है ना, गुण अगर आपके ट्रांसफर होते हैं ना, वैसे वैसे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से, टेम्परेचर जस्ट लाइक आप टेम्परेचर बोल सकते हो, या फिर आप लोग कल्चर बोल सकते हो, बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह से, और इवन इंटरनल चेंजेस की वजह से जो ऑफस्प्रिंग है और पेरेंट्स के बीच में है ना, एक वेरिएशन भी आता है, एक बदलाव भी आता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, वेरिएशन। यस, क्या बोलते हैं आप लोग, वेरिएशन, जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जो आपका वेरिएशन है, अब आपने पढ़ा होगा दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं आप लोग सेक्सुअल, ठीक है, और दूसरे को क्या बोलते हैं आप लोग एसेक्सुअल। ठीक है, तो आपके दो तरीके के क्या हो गए रिप्रोडक्शन, एक हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान आपका वेरिएशन के चांसेस ज्यादा हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो चांसेस है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल के केस में ये चांसेस है बहुत कम। ठीक है, यानी कि एसेक्सुअल केस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे होता है, वहां पे जनरली आपको देखेगा कि वेरिएशन बच्चों के बीच में, ऑफस्प्रिंग जो भी आपकी जनरेशन है उनके बीच में चेंजेस बहुत कम आते हैं, जैसा है वैसा दिखता है। ठीक है, जस्ट लाइक आप लोग पेड़ की बात कर सकते हो। ठीक है, बहुत कम है। ठीक है, लेकिन जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वहां पे चेंजेस ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो जो भी पेरेंट्स से और जो आपका ऑफस्प्रिंग है उनमें जो बदलाव आया ना, जो चेंज आया, उसको क्या बोलोगे आप लोग, वेरिएशन। ठीक है, ये आपको बहुत एक बेसिक चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन गिव राइज टू द ऑफस्प्रिंग व्हिच कैन हैव अ वेरिएशन एंड नॉट सो मच इन, वो ये मैंने बताया, ये सेक्सुअल में बहुत कम होता है, लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, ये ज्यादा होता है। ठीक है, ये एक बेसिक से एग्जांपल आप लोग समझ सकते हो, इस बेसिक से एग्जांपल से क्या इसका मीनिंग है। ये देखो पेरेंट्स है, ठीक है, इसने दो अपनी जनरेशन पैदा की। ठीक है, ये इसका सन नंबर 1 है और ये आप लोग मान लो सन नंबर 2 है। ठीक है, अब इसमें बदलाव क्या है, इसका ये वाला हिस्सा बदल गया, आंख कान नाक कुछ भी बदल गया, इसका नीचे वाला हिस्सा बदल गया। ठीक है, लेकिन जब इसने रिप्रोडक्शन किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके ऊपर वाले हिस्से तो सेम है, लेकिन इसका लेफ्ट हैंड बदल गया, इसका राइट हैंड बदल गया। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक चेंज मिलेगा, यहाँ पे ये पूरा बॉडी बदल गया। क्लियर, तो ये जो बदलाव आते हैं ना पेरेंट्स और जो उसके बच्चे हैं उनके बीच में, जो परिवर्तन है, जो चेंजेस है, उनको क्या बोलते हो, क्लास ऑफ वेरिएशन। ठीक है, और यही अकम्युलेशन ऑफ द वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल के दरमियान जब आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली आपका ज्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप लोगों ने रिप्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा तो आप लोग डेफिनेटली पहले रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि वहां पे हमने देखा हुआ दो तरीके की रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है जहां पे हम लोग सेक्स ऑर्गन का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं जहां पे दो पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, एक ऑफस्प्रिंग को जर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, एसेक्सुअल में जनरली क्या होता है, सेक्स ऑर्गन का यूज नहीं होता है। तो डेफिनेटली आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे चले थोड़ा सा, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया ट्रेड्स आर टू टाइप, एक आपका इनहेरिटेड हो गया, दूसरा मैंने क्या बताया था आपका, वो क्या है आपका एक्वायर्ड ट्रेड्स। ठीक है, तो एक्वायर्ड ट्रेड्स मैंने बताया हम लोग खुद एक्वायर करते हैं। ठीक है, आफ्टर द बर्थ, जन्म के बाद, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, एक्वायर्ड ट्रेड्स। ठीक है, लेकिन इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या है, इनहेरिटेड ट्रेड्स वो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ट्रेड्स हैं जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से और ऑफस्प्रिंग में, यानी कि पेरेंट्स से और उसके बच्चे में जो गुण धर्म ट्रांसफर होते हैं ना, उसको क्या, जो गुण होते हैं उनको क्या बोलते हैं आप लोग, इनहेरिटेड ट्रेड्स। ठीक है, जैसे आपकी स्किन का कलर है, वो मे भी आपके मम्मी या पापा जैसा हो सकता है, इसको इनहेरिटेड ट्रेड बोल सकते हो। ठीक है, आई का जो कलर है, ये क्या आपका इनहेरिटेड ट्रेड है। अच्छा, हेयर का कलर है, ये क्या आपका इनहेरिटेड क्या है, आपका ट्रेड है। क्लियर है, यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, कुछ ऐसे ट्रेड्स है, कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो डायरेक्टली आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हो आप, क्लास इनहेरिटेड ट्रेड्स। क्लियर है, तो एक बेसिक चीज है, आपको अच्छे से क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, नाउ रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड्स, जिसको आप लोग बोलते हो मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ग्रेगर मेंडल जिसको बोलते हो। अब पहली चीज आप लोग समझ लो, इनहेरिटेंस के केस में ये जो कॉन्सेप्ट इजाद किया था ना, वो इसी महाशय ने किया था। ठीक है, जिनका नाम क्या है, द ग्रेट साइंटिस्ट, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है, अब इसका नाम पूरा ये है। ठीक है, हम इसको मेंडल के नाम से ज्यादा जानते हैं। ठीक है, इनका ये दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ थ्योरीज प्रेजेंट की। ठीक है, उनके थ्रू जो हम लोग आगे जाके एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है,
प्रेजेंट कर दिया इनहेरिटेंस को, समझा दिया आपको कि आनुवंशिकता होता क्या है, ठीक है। अच्छा, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी माना जाता है। यस, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर मेंडल। आप लोग ध्यान रखना है, फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है इनका, ग्रेगर मेंडल होता है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट सेटअप किया इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, जिसको आप लोग बोलते हो पी प्लांट्स के ऊपर किया। क्लियर है? यानी कि मटर के दाने इन्होंने चूज किए, मटर का पौधा इन्होंने चूज किया और इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर डाला, ठीक है कि नहीं? जो अभी आप लोगों के लिए समस्या बना हुआ है, क्योंकि इधर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी अगर मैं आगे बात करूं तो ध्यान से समझना यह है कि इन्होंने केवल पी प्लांट ही क्यों चूज किया, मटर का पौधा ही क्यों चूज किया, मटर के दाने ही क्यों चूज किए, उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस है। कुछ स्पेसिफिक रीजन मींस मायने जो 3 इंपॉर्टेंट रीजन है वो मैंने पहले आपको लिखा हुआ है। सबसे पहला है, ये एक ऐसा पौधा है जिसको उगाना बहुत आसान है। उगाना बहुत आसान है मतलब आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट के लिए आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। दिस प्लांट इज इजी टू ग्रो, ठीक है। ये प्लांट ऐसा है जिसको आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, क्लास ग्रो कर सकते हो, ठीक है। ये पहली बात हुई। दूसरा क्या है, इसका जो लाइफ स्पैन है ना वो बहुत छोटा होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, ठीक है कि नहीं है? क्लियर है? क्या होता है, छोटा लाइफ स्पैन है। तो ये छोटे लाइफ स्पैन से क्या मतलब है सर? छोटे लाइफ स्पैन का मतलब है कि हम पॉसिबल ये है कि अलग अलग जनरेशंस को बहुत आराम से स्टडी कर सकते हैं, लंबा वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन तो बहुत छोटा है। तो एक्सपेरिमेंट पर्पज से ध्यान से देखोगे तो काफी अच्छा पौधा ये निकल के आता है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, इट हैज 7 पेयर्स, इसके पास कितने पेयर्स होते हैं? 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब अलग अलग 7 ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो पेयर्स में एग्जिस्ट करती है, अलग होती है, ठीक है कि नहीं? यानी कि जिनको बोल सकते हो, जिनकी स्टडी हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, जैसे पानी है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, ये इसका एक कैरेक्टर है, ठीक है कि नहीं? लेकिन मानो कि पानी के पास 6-7 कैरेक्टर हो तो वो इसका स्टडी करने में हमें आसानी हो जाएगी, कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। तो तीनों रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि मटर का दाना, मटर का पौधा ही क्यों चूज किया गया? तो पहला इजी टू ग्रो, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, और थर्ड क्या है, इट हैव 7 पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब समझने की कोशिश करते हैं वो 7 कॉन्ट्रास्ट है क्या, मतलब 7 ऐसे फैक्टर जिनमें क्या होता है, चीजें बदलती हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका सीड का शेप, ठीक है, क्योंकि जो आपका मटर का पौधा है ना वो 2 शेप में मिलता है, राउंड शेप में भी मिलता है, रिंकल्ड शेप में भी मिलता है, ठीक है। तो दोनों की स्टडी आसान होगी, पेयर में मिल गया ना। तो एक पहला कैरेक्टर क्या है उसका, सीड का शेप। सेकंड है सीड का कलर, 2 कलर में आपको मिलेगा, येलो कलर में भी मिलता है और ग्रीन में भी, ये सेकंड कैरेक्टर हो गया, ठीक है। थर्ड है आपका सीड कोटेड कलर, यानी कि सीड के ऊपर जो कोट होता है ना, कोट, उसका कलर क्या है, उसके भी 2 कलर है, व्हाइट कलर है और दूसरा क्या है आपका कलर्ड बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर कलर येलो के केस में और ग्रीन के केस में कैसा होता है आपका, व्हाइट होता है। मेक श्योर करके अच्छे से सारे पॉइंट्स बना ले। अच्छा, पोड शेप का मतलब क्या है, ये इन्फ्लेटेड रहता है और ये कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, मतलब जो फली होती है ना, फली, उसके शेप की बात कर रहा है। क्लियर? अब आगे चलूं तो मैं इसका पोड का कलर, जिनकी फली का कलर कैसा है, ग्रीन और येलो, 2 कलर होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका फ्लावर की पोजीशन, एक्सियल में भी फ्लावर लगता है और टर्मिनल में भी, मतलब इसके पौधे फुल टर्मिनल पे भी आते हैं और एक्सिस पे भी लगते हैं, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल जो स्ट्रीम की लेंथ है, यानी कि पौधे की लंबाई, लंबा भी होता है और छोटा भी होता है, ठीक है। तो ये टोटल 7 ऐसे कैरेक्टर्स है, ठीक है। आप लोग कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर बोल सकते हो, जिनकी वजह से मेंडल ने इस पौधे को चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, और बेसिकली प्रेजेंट किया एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हो आप लोग इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग समझ पाए कि किस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस होते हैं, वेरिएशन आता है, और जिसकी वजह से हम लोग समझ पाए किस तरीके से हमारे अंदर गुण ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। किस तरीके से एक जर्नली हम सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू द ग्रेट साइंटिस्ट जिसको आप लोग बोलते हो मेंडल, और इन्होंने किसका हेल्प लिया, आपका पी के प्लांट्स का और उसके सीड्स का, और रीजन मैं आप लोगों को क्लास बता चुका हूं, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि इस एक्सपेरिमेंट में जो ट्रेड्स है, जो कैरेक्टर है क्लास, हमने उनको 2 तरीके से क्या किया है, कैटेगराइज किया है, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, जो आप लोग ट्रेड्स है ना उनको कितने तरीके से कैरेक्टर क्लासिफाई किया है, 2 तरीके से। एक को क्लास हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट, यस क्लास, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, डोमिनेंट, ठीक है। और दूसरे को आप लोग बोलोगे क्लास, उसको बोलेंगे हम लोग रेसेसिव, यस क्लास, क्या बोलोगे आप लोग, रेसेसिव, ठीक है। अब डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेड्स क्या होता है और रेसेसिव क्या होता है, दोनों चीजों को आप लोगों को ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है ऐसे कैरेक्टर्स, ठीक है, ऐसे कैरेक्टर जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं इटसेल्फ,
इन ए जनरेशन, किसी एक जनरेशन में जो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं वो कैरेक्टर्स, वो क्या होते हैं आपके डोमिनेंट, और जो डज नॉट एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको हम लोग बोलते हैं रिसेसिव। ठीक है, एक प्रभावी रूप से आपको दिखता है, जो एक्सप्रेस करता है खुद को, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, डोमिनेंट ट्रेड्स। ठीक है, और जो दिख नहीं पाता, ठीक है, जो खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाता, ठीक है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता खुद को, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, रिसेसिव ट्रेड्स। यहां से क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर के लिए कि डोमिनेंट ट्रेड्स क्या होता है, रिसेसिव ट्रेड्स क्या होता है, ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट वाज द करेक्ट, आप लोग कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। ठीक है, उसे समझने से पहले पहली चीज जो आपको अंडरस्टैंड करनी है वो क्या है, आपकी जीन। ठीक है, जीन का मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वो आता है आपका क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में होता है डीएनए, और डीएनए में आपका मिलते हैं जीन्स। यस क्लास, क्या मिलते हैं आपके, जीन्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, और जो आपके ट्रांसफर होते हैं ना गुण, इनहेरिटेंस जिसको बोलते हो, हेरिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उनके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल, आपका जीन। ठीक है, जो हेरिडिटी की जो यूनिट्स है ना, यूनिट ऑफ द हेरिडिटी, ठीक है, जो क्या करती है, जो ट्रांसफर करती है आपके गुण को, कैरेक्टर्स को, ट्रेड्स को, ठीक है, प्रेजेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, जीन। ठीक है, जीन ही वो ऐसी यूनिट्स हैं हेरिडिटी की, जीन ही वो कारण है जिनमें इंफॉर्मेशन सेव होती है। ठीक है, और वो एक पेरेंट से और बच्चे तक जाती है। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे है आपकी एलिल। ठीक है, इसका मतलब क्या, 1 और 2, या फिर आप कह सकते हो 1 ऑफ द 2 और मोर वर्जन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, कोई भी डीएनए सीक्वेंस का एक या एक से ज्यादा वर्जन उठा लो, ठीक है, उसको क्या बोलोगे आप लोग, एलिली। जैसे मैंने बोला टी एंड टी, ये यहाँ पे 2 डीएनए का वर्जन उठाया मैंने, दोनों एक टॉल और एक स्मॉल है। ठीक है, दोनों टी उठा लूं तो 2 वर्जन, 2 सीक्वेंस अगर हम उठाते हैं तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, एलिल। ठीक है, अब आगे जो इंपॉर्टेंट टर्म हम यूज करेंगे क्लास, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, फेनोटाइप, और दूसरा क्या होता है आपको, जीनोटाइप। दोनों से शब्द ध्यान से समझे, फेनोटाइप और जीनोटाइप। ठीक है, ये फेनोटाइप का मतलब क्या है, ये ऐसे ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टर्स है, अपीयरेंस भी बोल सकते हो, या फिर आप लोग कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो। यस क्लास, क्या बोल सकते हो आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जर्वेबल, बाहर से दिखने वाले फिजिकल कैरेक्टर्स है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो बाहर से दिखने वाले फिजिकल अपीयरेंस होती है ना, ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, फिनोटाइप्स। ठीक है कि नहीं, लेकिन जो जेनेटिक कोड होता है ना, जेनेटिक कोड, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, जीनोटाइप। ठीक है, तो ध्यान से समझे, जीनो मतलब जीन की बात हो रही है, जीन के कोड की बात हो रही है। ठीक है, और फेनोटाइप का मतलब क्या है, क्लास आपका जो भी आपका फिजिकल ऑब्जर्वेबल अपीयरेंस है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, फेनोटाइप। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, कोई भी पौधा लंबा है तो ये फिनोटाइप है, क्योंकि वो फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है। छोटा है मतलब फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है। राउंड है, रिंकल्ड है उसका सीड, ये फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है। मींस दीज ऑल आर कॉल्ड फिनोटाइप्स। ठीक है, लेकिन जीन के कोड की मैं बात करूं, ठीक है, उस जीन के कोड की अगर आप लोग बात करते हो ना क्लास, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जीनोटाइप्स। ठीक है, अब आगे चले तो आपको एक ध्यान से समझना है एक टर्म जिसको बोलते हैं आप लोग होमोजाइगस। ठीक है, और एक को बोलते हैं आप लोग हेट्रोजाइगस। ठीक है, होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों जीन्स आपके सेम होते हैं। जैसे मैंने दोनों डबल टी ले लिए, या कैपिटल टी या स्मॉल टी ले लिए, अगर आपके दोनों जीन्स प्रेजेंट है, वो सेम है, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, होमोजाइगस। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग है तो क्लास उसको क्या बोलोगे आप लोग, हेट्रोजाइगस। ठीक है, ए कंडीशन इन विच बोथ द जीन्स ऑफ सेम टाइप्स आर प्रेजेंट। ठीक है, या फिर बोथ जीन्स आर प्रेजेंट आर सेम टाइप्स। ठीक है, अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो क्लास उसको क्या बोला जाता है, हेट्रोजाइगस। क्लियर, तो दोनों टर्म्स का हम काफी यूज करेंगे, टेक इट सीरियस, अच्छे से इस चीज को अंडरस्टैंड करने की क्या करें, कोशिश करें। ठीक है कि नहीं है, ये एक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से चीजें चलती हैं। अब आगे अगर मैं चलूं तो आपका है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अब ये मेंडल्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, वही एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने परफॉर्म किया इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे समझना, इसने 2 तरीके के क्रॉस करवाए, एक को बोलते हैं आप लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एक को बोलते हो बाई हाइब्रिड क्रॉस, या फिर आप लोग बोल सकते हो, आगे जाके हम लोग डिस्कशन करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो कितने क्रॉस करवाए, आपके 2 एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म किए हैं, एक मोनो हाइब्रिड, एक दूसरा क्या है आपका क्रॉस हाइब्रिड। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये चीज समझना है, मोनो हाइब्रिड क्या होता है और आपका क्रॉस हाइब्रिड क्या होता है। मोनो का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, एक ऐसा क्रॉस बिटवीन
टू पी प्लांट्स, ऐसे दो पी प्लांट्स के बीच में ऐसा क्रॉस, ठीक है, जिसमें आपका एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग होगा, यानी कि एक कैपिटल टी होगा, यानी कि बड़ा पौधा लेके चलोगे, ठीक है, एक लेके चलना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान से समझे, जब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप लोग करवाते हो, ठीक है, यानी कि दोनों ही पौधे आपको क्या लेके चलने हैं, टी लेके चलने, कैपिटल टी लेके चलने, एक आपको क्या लेके चलना है, कैपिटल टी। मैंने मान लो टोल प्लांट ले लिया, ठीक है, एक आपको क्या लेके चलना है, टोल प्लांट, ठीक है, और एक को आपको क्या लेके चलना है, ड्राफ्ट, ठीक है। सेकंड मैंने क्या ले लिया, सेकंड मैंने ले लिया क्लास आपका ड्राफ्ट प्लांट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, क्या, टाल प्लांट और दूसरा क्या है आपका ड्राफ्ट प्लांट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, टाल में क्या होगा, दोनों कैपिटल टी होंगे, डोमिनेंट क्या है, टी है, क्लियर है। और यहाँ पे क्या होगा, इसमें मान लो ड्राफ्ट में क्या होगा, दोनों छोटे होंगे, और इनका मैंने क्या, सॉरी मेंडल ने क्या करवाया, क्रॉस कराया, ठीक है। तो अब चार अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ये ध्यान से देखो, एक कैपिटल टी इधर है, एक कैपिटल टी इधर है, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस कराना है, एक स्मॉल टी इधर है और एक स्मॉल टी इधर है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है, ध्यान से समझना, इस टी का कॉम्बिनेशन इसके साथ भी बनेगा, इस टी का कॉम्बिनेशन इसके साथ भी बनेगा, क्लियर है। ये दो चीज हो गई। अब ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, ये रिजल्ट निकल के आ गया, ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, ये रिजल्ट निकल के आ गया। अब इसका इसके साथ भी निकलेगा, यस, ये क्या है आपका टी एंड कैप, ये बन गया रिजल्ट, और इसका इसके साथ भी निकलेगा टी एंड कैपिटल टी, क्लियर है। अब यहाँ पे जो डोमिनेंट है ना, वो कैपिटल टी है, जो डोमिनेंट ट्रेड है वो क्या है क्लास आपका, वो कैपिटल टी है। तो जहां पे भी आपको कैपिटल टी दिखेगा ना, वो पौधा कैसा रहेगा आपका, वो रहेगा आपका टोल, ठीक है। तो ये भी आपका कैसा बनेगा, टोल प्लांट बनेगा, ये भी कैसा बनेगा आपका, टोल प्लांट बनेगा, ये भी कैसा बनेगा आपका, टोल प्लांट, और ये भी कैसा बनेगा क्लास आपका, टोल प्लांट, ठीक है। और जो ये रिजल्ट निकल के आया है ना मेंडल के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, क्लास ये है आपका F1, यानी कि जनरेशन 1 बोल सकते हो आप लोग, क्या बोल सकते हैं आप लोग, जनरेशन 1, ठीक है। तो यहां से तो रिजल्ट क्या निकल के आया, ऑल प्लांट्स आर टोल, ठीक है कि नहीं, जो पहले इसने कॉन्सेप्ट किया था, यानी कि यहां पे दिख रहा है आपको डोमिनेंट ट्रेड्स का इफेक्ट, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेड का इस इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करवाया इसने, जो F1 जनरेशन है उसकी क्रॉस करवा दी वापस से F1 जनरेशन के साथ, ठीक है। तो एक न्यू रिजल्ट निकल के आएगा, यस क्लास, क्या निकल के आएगा, न्यू रिजल्ट, जो हम लोग आगे जाके देखेंगे, क्लियर। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, एग्जैक्टली कैसे उसने इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। आप लोग देख सकते हो, ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या है, ऑल टाल ऑफ स्प्रिंग, मतलब सभी कैसे निकले, आपके बड़े निकले, ठीक है। लेकिन अब इसने F1 को क्या करवाया, टोल, ये डबल टी कैपिटल टी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप सभी को पता है, हम एक बार स्कोर करके देख लेते हैं, F1 के साथ अगर क्रॉसिंग करवाते हो, ठीक है, यानी कि आप इसने क्या करवाया, F1 जनरेशन का हाइब्रिड करवा दिया F1 जनरेशन के साथ, ठीक है। तो आपको एक नई जनरेशन मिल गई, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, F2, ठीक है। यहाँ पे क्या किया आप लोगों ने, एक कैपिटल टी लिया, एक स्मॉल टी, वहीं से उठाया मैंने जो अभी अभी एक्सपेरिमेंट किया था, एक कैपिटल टी और एक क्या लिया आप लोगों ने, स्मॉल टी। यहां से दोनों क्या बनेंगे, कैपिटल टी, ठीक है। यहां से क्या बनेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ओके। यहाँ पे एक स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, यहाँ पे भी डोमिनेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, क्लियर है। अब एक चीज आपको थोड़ा सा नोटिस करना है क्लास, वो क्या करना है, ध्यान से देखे, ये भी आपका टोल प्लांट है, क्लियर है, ये भी कैसा है आपका टोल, ठीक है, ये भी कैसा है आपका टोल, लेकिन ये क्या है आपका है ड्राफ्ट, क्लियर है, ये क्या है आपका ड्राफ्ट, ठीक है। यही रिजल्ट उसने प्रेजेंट किया अपनी थ्योरी में, ठीक है। कहां पे प्रेजेंट किया, यहाँ पे देखो, ये कंक्लूजन आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका फिनोटाइपिक रेशियो दिखा रहा है और जीनोटाइपिक रेशियो दिखा रहा है। अब फिनोटाइपिक में जो निकल के आया, क्या आया, 3:1, यानी कि 3 टोल एंड 1 क्या है आपका शॉर्ट, ठीक है। 3 क्या है आपके टोल और 1 क्या है आपका शॉर्ट, ये आपका फिनोटाइप है, बाहर से जो दिख रहा है 3:1, क्लियर है कि नहीं। लेकिन जीनोटाइप मतलब जीन्स में क्या चेंज आया, अब आपको ध्यान से देखना है, 1:1 का रेशियो आया, 1, 2 एंड 1 का मतलब जीन का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे मैंने टी एंड कैपिटल टी यूज करे ना, तो दो जीन है, दोनों टोल है, ठीक है। ये स्मॉल जी है, स्मॉल टी है, तो ये दो अलग अलग क्या है, जीन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैपिटल टी एक रेशियो है, क्लियर। यहाँ पे
ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, रेशियो 2, और यहाँ पे कितना है आपका 1, यानी कि 1:2:1। ये जो आपका रेशियो बना है ये क्लास आपका जीनोटाइप है, और जो आपका रेशियो बना है 3:1 का वो क्लास क्या है, आपका फिनोटाइप है। टेक इट सीरियस, कंक्लूजन आपका पेपर में आता है, यहां से डेफिनेटली क्लास क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से आपको क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना, ठीक है। तो एक बेसिक चीज आपको समझ में आई होगी कि F1 के साथ इसने F2 जनरेट किया, सेकंड जनरेशन को जनरेट किया, एंड ही डेफिनेटली प्रेजेंट द कंक्लूजन एंड रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, हिज एक्सपेरिमेंट यू कैन से, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। ये सेम एक्सपेरिमेंट अब डाई हाइब्रिड में क्या है, इसमें डाई हाइब्रिड का मतलब क्या है, आप लोग दो पेयर लेके चलोगे और दोनों ही कैसे होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के होंगे। यस क्लास, कैसे होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के, ठीक है। अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के एक्सपेरिमेंट होंगे, मतलब जैसे मैंने टोल को टोल के साथ कराया, ठीक है, वो दोनों ही चीजें क्या होंगी, कॉन्ट्रास्टेड होंगे, ठीक है। ही क्रॉस ब्रीड पी प्लांट्स बियरिंग राउंड येलो सीड्स, यानी क्या इसने क्या लिया, राउंड येलो सीड्स का क्रॉस ब्रीड करवाया विद द प्लांट्स बियरिंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स, यानी कि राउंड येलो सीड के साथ क्या करा दिया, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। अब अगर आपसे पूछता है मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो हम वो लेंथ का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, जहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली क्या क्या चीजें निकल के आई, रेशियो निकल के आया 3:1 फिनोटाइप्स है, और 1:2:1 किसका है, जीनोटाइप्स का, ठीक है। लेकिन अगर वो बात करता है डाई हाइब्रिड की, तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, राउंड येलो सीड्स के साथ किसका हुआ था, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स के साथ, ठीक है। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था क्लास, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने अभी आपको समझाया है ना, उसी तरीके से जो पॉसिबिलिटीज आपके सामने, ठीक है। ये क्या है आपका राउंड येलो, और ये क्या आपका रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। ये रिंकल्ड ग्रीन है और ये क्या है, राउंड येलो। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इनकी जनरेशन है तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 3 आप 4 4 4 4 जा 16, तो टोटल कितने रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं क्लास, आपके 16 रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, वही सेम है जो अभी अभी मैंने परफॉर्म किया है, आपका एज इट इज लिखना है। रिजल्ट क्या निकल के आया आपको ध्यान में रखना है, इसका कंक्लूजन ये निकल के आया कि आपके जो राउंड एंड येलो सीड्स है ना, वो कितने आए, 9, ठीक है। और राउंड एंड ग्रीन सीड्स है वो कितने आपके 3, ठीक है। रिंकल्ड एंड येलो सीड्स कितने हैं आपके 3, और रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स का जो रिजल्ट आया वो कितना है क्लास, आपका 1, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो को अगर आप लोग देखोगे 9:3:3:1, ठीक है। दिस इज अ फाइनल रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या शो किया गया है, यहाँ पे आपका जो क्रॉस हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट है ग्रेगर मेंडल ने उसको प्रेजेंट किया है, ठीक है। दोनों ही मोनो हाइब्रिड और जो आपका जिसको आप लोग क्या बोलते हो डाई हाइब्रिड, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, फिनोटाइपिक रेशियो आपको बनाना आना चाहिए, और डेफिनेटली इससे बाहर आपका कुछ आता नहीं है। कुछ एक दो टॉपिक्स है वो हम लोग आगे जाकर डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ग्रेगर मेंडल का एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, कंक्लूजन समझ में आया होगा, कैसे उसने किया था वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूं करीब करीब आपको समझ में आ गया होगा। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ डू दीस ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस, मतलब ये जो गुण है, जो कैरेक्टर्स है, इनको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जो आपका सेलुलर डीएनए होता है, क्लास में एक टर्म यूज कर रहा हूं जिसको मैंने क्या बोला, सेलुलर डीएनए, ठीक है। सेलुलर डीएनए का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सोर्स, ठीक है, जो क्या करता है, मेक करता है प्रोटीन इन द सेल, ठीक है। सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। सेल में प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, सेलुलर डीएनए। एक पॉइंट आपको ये याद करना, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, ए सेक्शन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का एक ऐसा सेक्शन जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है एक प्रोटीन के थ्रू, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, जीन, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना, जीन इज अ टाइप ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन द डीएनए, ठीक है, विच कैरी द इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है, कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। बहुत आसान है क्लास, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये एक बेसिक चीज है, ये आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर ले, ठीक है। और यहां से कैसे एक्सप्रेस किया जाता है ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बट नॉट द लिस्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन आपका कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है क्लास, ठीक है, जिसमें पहला फैक्टर है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसको बोलते हो, ठीक है। दूसरा है आपका जेनेटिक्स, यानी दो फैक्टर के ऊपर आपका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंटल में क्या होता है, जैसे कि कुछ एनिमल्स है जिनमें टेम्परेचर की वजह से फर्टिलाइजेशन एग डिसाइड करता है कि जेंडर क्या होगा, ठीक है।
क्या होगा, जेंडर क्या होगा। जैसे आप लोग किसका ले सकते हो, टर्टल का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल टेम्परेचर, जिस तरीके का टेम्परेचर उसके एग के फर्टिलाइजेशन के टाइम पे उसको मिलेगा ना, तो वही डिसाइड करेगा कि आपका जेंडर क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। क्लियर। तो इस तरीके का जो आपका फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में आपका जेनेटिक होता है, क्या होता है, जेनेटिक्स, ठीक है। और सेक्स डिटर्मिनेशन में एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है जिसको आप लोग बोलते हो क्रोमोसोम्स, जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स में ही आपके डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए में क्या होता है, प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, जीन्स, जो इंफॉर्मेशन क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। अगर टोटल में क्रोमोसोम्स की बात करूं ह्यूमन बीइंग में, तो 23 पेयर्स होते हैं, याद रखना क्लास, 23 पेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि टोटल जो आपके क्रोमोसोम्स है वो 46 है, ठीक है। बट इसमें से 2 ऐसे क्रोमोसोम्स है जिनको आप लोग बोलते हो सेक्स क्रोमोसोम, और जो आपके जेंडर को डिसाइड करते हैं बच्चे के ऑफस्प्रिंग के। क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग क्या समझते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन बच्चे का जो जन्म है वो औरत, अब एक चीज आपको याद रखना है, अब 2 ही जेंडर होंगे आपके पास जर्नली एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मेल एंड फीमेल। क्लियर है। अब जो मेल और फीमेल में क्या है, फीमेल में दोनों ही XX क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन फीमेल में, मेल में क्या होता है, एक X होता है और एक क्या होता है, Y। क्लियर है। अब इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि इनका जो बेबी आएगा वो कैसा होगा, वो आपका मेल होगा कि फीमेल होगा। अब ध्यान से देखें, ये तो फीमेल है यार, इसके पास तो दोनों ही सेम है। क्लियर है, क्या है, दोनों ही सेम है। तो यहां से ये तो सिर्फ X ही क्रोमोसोम प्रेजेंट करेगी ना, तो फीमेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर ऑफ द बेबी। अभी सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके पास तो एक ही आइटम है, वो है X क्रोमोसोम, और ये वही प्रेजेंट करेगी, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है, जो मेल है, जो उसके फादर है, इसको आप लोग बोलते हैं ऑफस्प्रिंग का जो फादर है, उसके पास 2 क्रोमोसोम है ना, X एंड Y। अब ये X देगा तो XX बन जाएगा क्रोमोसोम, अगर ये Y देगा तो आपका क्या बन जाएगा, XY, और यहाँ पे ये क्या जनरेट हो जाएगा, आपका लड़का होगा, और ये क्या होगी, आपकी लड़की होगी, ठीक है। तो जो आपका जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो मदर नहीं होती, वो फादर होता है। क्लियर है। और आपको ध्यान में रखना है, अगर XX क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है ना क्लास, तो फीमेल बनेगा, ठीक है, लेकिन XY की अगर फॉर्मेशन होती है तो क्या बनेगा, आपका मेल, यानी कि आपका बेबी। क्लियर है। तो यहां से आपका जेंडर डिसाइड होता है क्लास, क्या होता है, जेंडर डिसाइड। एब्सोल्युटली फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, टेक इट सीरियस, ठीक है। और ये ब्लेम करना बंद करें, सोसाइटी का एक ऐसा ट्रेंड भी बना हुआ, खैर उस टॉपिक पे मैं नहीं जाऊंगा। क्लियर, ये आपको ध्यान से समझना, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, ध्यान से समझना क्लास, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीसीज प्रमोट्स सर्वाइवल। ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है, याद करना है, और वीडियो को आप रिवाइंड कर करके बार बार देखोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो यहां से आ सकता है वो है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेड्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। कैसे उसने एक्सप्रेस किया कि आपके जो ट्रेड्स है वो कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे कि रिसेसिव होंगे। बहुत आसान है, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है कि हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेल एंड फीमेल प्रेजेंट एंड शोड इन द प्रोगेनी। अब वो जो प्रोगेनी का मतलब ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, वही सेक्स डिटर्मिनेशन वाला एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को ये बहुत आसानी से चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर कोई सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द